हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे। आज हमारा सेकंड क्लास है कॉनिक सेक्शन का। आज हम लोग सीखेंगे सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉनिक सेक्शन। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था? कॉनिक सेक्शन का डेफिनेशन, कॉनिक सेक्शन क्या होता है। फिर जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन सीखे थे, वहाँ से सीखे थे इसेंट्रिसिटी क्या होता है। और जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन से हम लोग सीखे थे कि कोई भी जनरल इक्वेशन अगर कॉनिक सेक्शन का है तो वो कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, या हाइपरबोला होगा, या पैराबोला होगा, या सर्कल होगा, या एलिप्स होगा। ये हमने देखा था। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कॉनिक सेक्शन के सेंटर्स कैसे फाइंड आउट की जाती है और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉनिक सेक्शन। ठीक है। तो लास्ट क्लास का थोड़ा सा आप लोग देख लो। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। ये था हमारा कॉनिक सेक्शन। तो इससे हम लोग सीखे थे कि ये कॉनिक सेक्शन, ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, ये कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, कब पैराबोला को, कब हाइपरबोला को, कब एलिप्स को और कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि यहां से हम लोग डेल निकालते हैं। अगर डेल इक्वल टू 0 होता था तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता था। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता था। और अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 है तो वो या तो आपका पैराबोला होगा, ठीक है, या एलिप्स होगा, या हाइपरबोला होगा। ठीक है, ओके। ये तीन था। सर्कल क्या होता है? कॉनिक सेक्शन के सर्कल क्या होते हैं, कब रिप्रेजेंट करता है, उसका अलग से देखे थे। ए और बी इक्वल हो और एच 0 हो। ठीक है, वो सर्कल रिप्रेजेंट करता है। बाकी हम लोग डेल नॉट इक्वल टू 0 और डेल नॉट इक्वल टू 0 और डेल इक्वल टू 0 से हमने पहचानना सीखा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होगा, पैराबोला कब होगा, एलिप्स कब होगा और हाइपरबोला कब होगा। लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन को लिखना। ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन है। ये कैसे आया था ये भी मैं फाइंड आउट करके बताया था आप लोग को। अगर नहीं देखे हो तो फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन देख लो, वहाँ से समझ में आ जाएगा ये कैसे आया है। ठीक है। इससे हम लोग क्या सीखे थे कि ये कॉनिक सेक्शन या तो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, या फिर पैराबोला, या एलिप्स, या हाइपरबोला। ठीक है, या हाइपरबोला। तो इस केस में डेल की वैल्यू अगर 0 होती थी तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती थी, और जब डेल की वैल्यू नॉन जीरो होती थी, नॉट इक्वल टू 0 होती थी, तो वो पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला में कुछ भी रिप्रेजेंट करता था। ठीक है। अब अगर सर्कल की बात होगी कि ये इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, ए और बी इक्वल होना और एच की वैल्यू 0 के इक्वल होना। ये हम लोग सर्कल में सीखे हुए हैं। ठीक है। तो अभी हमारा फोकस टारगेट है इन पे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को पहचाना। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है। अब आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि कॉनिक सेक्शन का सेंटर पहचानना, सेंटर फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है। और सीखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉनिक सेक्शन। ठीक है, कि कॉनिक सेक्शन के वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। बट डायरेक्ट्रिक्स आप पहले से जानते हो, जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होता है। फोकस जानना है मैं आज, तो फोकस पहले से भी जानते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलते हैं। लेटस रेक्टम सीखेंगे, डबल ऑर्डिनेट सीखेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉनिक सीखेंगे, फोकल कॉर्ड ऑफ कॉनिक सीखेंगे। ये सब आज सीखने वाले हैं। ठीक है। तो आज तभी आएगा कॉनिक सेक्शन समझ में जब आप फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन देखे होगे। नहीं देखे हो तो पहले इसको देख लो, फिर इसको देखना। ठीक है। तो देखो, अब हम लोग पहला सीखेंगे सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन पहचानना। सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो देखो, जैसे सर्कल में आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हो, 7, 8, 9, 10th क्लास में भी, कि एक सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है। उसी तरह कॉनिक्स के भी सेंटर होते हैं। जैसे सर्कल भी तो कॉनिक है, क्यों? क्योंकि किसी भी कॉनिक को अगर मैं ऊपर से कट करूंगा तो टॉप व्यू मुझे सर्कल बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो कॉनिक हो गया। तो यहाँ पे सेंटर होते हैं। उसके बाद कैसा भी कॉनिक, जैसे ये एलिप्स है, ठीक है, तो एलिप्स में भी सेंटर होगा। हाइपरबोला है, हाइपरबोला में भी सेंटर होगा। हाइपरबोला दो पैराबोला का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ये डाउट होता है, कन्फ्यूजन रहती है, ये ऐसा गलती मत कीजिएगा, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और पैराबोला, पैराबोला में सेंटर नहीं होता है।
आगे देखेंगे क्यों नहीं होता, पैराबोला में सेंटर नहीं होता। जैसे किसी भी कॉनिक का फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऐसा कुछ फिगर बन रहा होगा, जैसे मैं मान लिया कुछ बन रहा होगा, तो इसका भी कहीं पे कुछ सेंटर होगा, तो वो सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सर्कल के केस में तो पता है सेंटर क्या होता है, जिस एक फिक्स्ड पॉइंट करते हैं और हम लोग एक सर्कल बनाते थे, तो ये रेडियस होता था और ये पूरा डायमीटर होता था, ये डायमीटर है। अगर मैं ये बना दिया तो ये कॉर्ड है, ठीक है। सर्कल के केस में तो सेंटर पहले से फैमिलियर हैं सर्कल के सेंटर से। अब आज सीखेंगे रियलिटी में, आज हमें पता चलेगा आखिर सेंटर होता क्या है, ठीक है। आपको पहले से पता है कि सेंटर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ से हम सर्कल पे किसी कांस्टेंट डिस्टेंस पे ऐसे सर्कल बना लेते थे, बट आज हमें सीखने को मिलेगा सेंटर होता क्या है, ठीक है। तो ये सब लिखना नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही समझा रहा था। देखो अब आप लोग हेडिंग दे दो सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन, चलो हेडिंग दे दो सब कोई। चलिए हेडिंग दे दिए सेंटर ऑफ कॉनिक। तो सेंटर ऑफ कॉनिक निकालने सीखेंगे। तो देखो सबसे पहले ना हम सेंटर के बारे में समझते हैं कि सेंटर होता क्या है, ठीक है। देखो मैं सर्कल से समझाता हूँ पहले तुम लोगों को, कि जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का सेंटर पता है मुझे, ठीक है। तो देखो अगर मैं ये लाइन अगर ए बी बनाऊँ, एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाऊँ, लाइन सेगमेंट ए बी बनाऊँ, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी सेंटर से तो पास नहीं कर रहा है, ये क्या है, कॉर्ड है, ओके ठीक है। अगर मैं एक लाइन सेगमेंट सी डी बनाऊँ, एक लाइन सेगमेंट सी डी बनाऊँ, तो ये क्या होगा, डायमीटर होगा। ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, ये मान लो फिक्स्ड पॉइंट ओ है, तो यहाँ पे ओ सी इक्वल टू ओ डी होगा। देखो क्यों, क्योंकि ये डायमीटर सेंटर पे बाइसेक्ट होता है, ठीक है। तो सेंटर का जो डेफिनेशन होता है, सेंटर क्या है, तो सेंटर एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट होता है जिससे पास करने वाला कोई भी कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक एलिप्स बनाया, ठीक है, तो एलिप्स पे कहीं पे भी एक फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे ये मान लो फिक्स्ड पॉइंट है, तो इससे देखो एक कॉर्ड पास किया। अब बात है सर कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड का मतलब होता है एक ऐसा लाइन सेगमेंट, फिर आ गया लाइन सेगमेंट का नया टर्म। तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है, देखो कोई भी लाइन, किसी भी लाइन का ना तो स्टार्टिंग पता होता है हमें, ना तो एंड पता होता है। लाइन इन्फिनिटली राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड में चलता है, बट अगर मैं उस लाइन का कोई भी टुकड़ा मैं काट के ले आऊँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फिक्स्ड, मतलब जिसका एंड भी पता हो, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट भी पता हो और फाइनल पॉइंट भी पता हो, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इस लाइन से अगर किसी भी लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट्स उस कॉनिक पे लाई करे तो उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉनिक, या किसी भी ग्राफ पे किसी भी कर्व पे लाई करे तो दैट इज नोन एज कॉर्ड ऑफ दैट कॉनिक या कॉर्ड ऑफ दैट कर्व बोल दो। जैसे मान लो मैं ये ऐसा कोई कर्व बना दिया, तो एक पॉइंट, एक कॉनिक नहीं, एक लाइन सेगमेंट लिया जिसका एंड पॉइंट देखो कॉनिक पे किसी भी कर्व पे लाई कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट, ये मान लो लाइन एल है, लाइन सेगमेंट एल है, तो इस कर्व का ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट समझोगे क्या क्या होता है, एक लाइन का टुकड़ा, सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, कोई भी कर्व है, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट्स क्या हो, उस कर्व पे लाई करे तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो अब देखिए, तो ये क्या है, ये कॉर्ड ऑफ सर्कल है। सी डी भी जो डायमीटर होता है वो भी कॉर्ड ही होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। सर्कल के लार्जेस्ट कॉर्ड को ही डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं एक एलिप्स बनाया, तो ये मान लो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट, एक कॉर्ड बनाया, देखो दूसरा कॉर्ड बनाए और तीसरा कॉर्ड बनाए, तो बताओ ये फिक्स्ड पॉइंट को तुम कुछ मान लो ओ मान लो, ठीक है। तो इस पॉइंट ओ से जाने वाला कोई भी लाइन, हर लाइन बाइसेक्ट नहीं होगा, कुछ लाइन नहीं, सॉरी लाइन सेगमेंट बोलो, हर लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट नहीं होगा, कुछ ही लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट होगा। बट अगर इस एलिप्स के बीच में यहाँ पे मैं एक पॉइंट लूँ ना, देखो आप लोग थोड़ा बहुत भी पता होगा, ये एक्सिस ऑफ एलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो इस पॉइंट से जाने वाला हर लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इस फिक्स्ड पॉइंट को, जिस फिक्स्ड पॉइंट से जाने वाला हर लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट हो जाए, ऑल लाइन सेगमेंट, कैसा भी लाइन सेगमेंट पास करे वहाँ से बाइसेक्ट हो जाए, तो उस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ दैट कॉनिक बोलते हैं, ओके, या सेंटर ऑफ दैट कर्व बोल दो, ठीक है। जैसे मान लो एक पॉइंट ले लिया मैं यहाँ पे, इससे जाने वाला हर लाइन सेगमेंट वैसे तो ये ओपन है,
ओपन ग्राफ में, इसीलिए पैराबोला में, ओपन कर्व में सेंटर नहीं होता, क्लोज्ड फिगर बनना चाहिए। तो ये तो चलो इसका ये तो कोई एग्जाम्पल नहीं ठीक रहा, ठीक है, ये समझे हम लोग। तो सेंटर क्या होता है कि किसी भी कॉनिक का एक ऐसा पॉइंट कि उस पॉइंट से जाने वाला सारा एवरी कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाए, उस पॉइंट से जाने वाला एवरी कॉर्ड क्या हो जाए, बाइसेक्ट हो जाए। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर ये ए बी और ये ओ है तो ए ओ इक्वल टू ओ बी, ये सी डी है तो सी ओ इक्वल टू ओ डी, ठीक है। तो ये होता है सेंटर। तो सेंटर क्या होता है, अगर सेंटर का डेफिनेशन कोई भी पूछे तो क्या जवाब होगा, सेंटर इज द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दैट कॉनिक फ्रॉम विच या थ्रू विच, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो कि सेंटर इज दैट फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ कॉनिक थ्रू विच एवरी कॉर्ड पासिस थ्रू दैट पॉइंट बाइसेक्ट, ठीक है, कि उस पॉइंट से जाने वाला हर कॉर्ड क्या हो, बाइसेक्ट हो जाए, वो क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। अब सीखेंगे कि सेंटर फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कैसे। अगर डेफिनेशन लिखा जाए सेंटर ऑफ कॉनिक का तो क्या लिखा जाएगा, द पॉइंट ऑफ द कॉनिक थ्रू विच एवरी कॉर्ड ऑफ द कॉनिक पासेस थ्रू इट बाइसेक्ट, मीन्स कोई भी पॉइंट जो उस फिक्स्ड पॉइंट से पास करे और क्या हो जाए, बाइसेक्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ द कॉनिक बोलते हैं। अब देखो तरीका देखो, यहाँ पे ना मैं आप लोग को ना दो तरीका बताऊंगा सेंटर निकालने का। एक तो मेथड बताऊंगा और एक उसी मेथड से एक फार्मूला मत बोलो, ट्रिक बोलो, या फार्मूला भी बोल सकते हो। फार्मूला बता दूंगा, कोऑर्डिनेट याद करवा दूंगा, उसको याद रखोगे तो ठीक है, नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसका तरीका देख लेंगे कि कैसे निकालते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कॉनिक, ठीक है। तो देखो हर चीज़ याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आप मेथड याद रखिएगा कि किसी भी कॉनिक सेक्शन का सेंटर कैसे निकालते हैं, ओके। तो अब हम लोग सीखेंगे सेंटर कैसे निकालते हैं। तो देखो सेंटर ऑफ द कॉनिक निकालने से पहले हम लोग ये सीखते हैं कि दो चीज़ सीखेंगे, क्या क्या, एक सीखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी जो तुम लोग 11th 12th जो भी डिफरेंशिएशन करते हो वो होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो अब डिफरेंस समझेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो देखो क्या होता है, जब ऑर्डिनरी, जैसे पहले इसको देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे मान लो y इक्वल टू मैं लिखा x² + 1, ठीक है, तो ये y x का फंक्शन है। तो अगर y x का फंक्शन है यहाँ पे, है ना, तो y किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। क्यों, कोई भी वेरिएबल जिस दूसरे वेरिएबल का फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। यहाँ पे x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये जो x होगा y होगा x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब देखो अगर मान लो मैं लिखा यहाँ पे z इक्वल टू x² + y³ + 3, ठीक है, तो ये जो z है x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है। तो z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ, यहाँ पे y इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक x है एक y है और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, z है, ठीक है। तो इस केस में जब भी अब मैं अगर z को डिफरेंशिएट करूँगा तो या तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, या फिर किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि या फिर नहीं, दोनों के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के भी रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और y के भी रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे z दोनों पे डिपेंड कर रहा है, x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसी केस में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। और जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वहाँ पे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं, जो आप लोग को आता है करने, अभी तक जो भी हम लोग 12th में करते हैं, आप लोग फिजिक्स में अप्लाई करते हो। तो देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। z अगर यहाँ पे देखो z x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले z को ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पहले क्या करेंगे, z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप यहाँ पे dz/dx नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, डेल x डेल z, ये डेल होता है, देखो d ऐसे लिखो और यूं कर दो, थोड़ा सा मोड़ दो, वो डेल का साइन होता है, ठीक है। तो ये डेल x बटे
डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू 2x। मैं क्या बोला, जिस टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे उस टाइम y को कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x, y का डिफ्रेंशिएशन 0 और ये भी 0, क्यों, y यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है बन जाएगा, और यहाँ पे 3 भी कांस्टेंट है तो ये हो गया। फिर क्या होगा, डेल y बाई डेल एक्स निकालेंगे तो उस केस में x को कांस्टेंट लेंगे तो ये हो जाएगा 3y²। ठीक है, तो ये हुआ, और y सॉरी डेल जेड बाई डी सॉरी डेल जेड बाई डेल y होगा ना यहाँ पे इक्वल टू 3y²। तो क्या समझे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन में डिफरेंस। अगर कोई भी वेरिएबल एक मतलब किसी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करे तो उस केस में यहाँ पे y डिपेंडेंट है और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इस केस में y का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन कहलाएगा, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे z इक्वल टू x² प्लस y³ प्लस 3 लिखे हैं, तो z का जो डिफ्रेंशिएशन होगा x के भी रिस्पेक्ट में होगा और z का डिफ्रेंशिएशन y के भी रिस्पेक्ट में होगा। तो उस केस में z का हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। पार्शियल का हिंदी मीनिंग होता है आंशिक, मीन्स बोल सकते हो आंशिक मीन्स क्या बताएं थोड़ा सा, ठीक है ना, आंशिक मीन्स आंशिक। तो z का आंशिक डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, और z का आंशिक डिफ्रेंशिएशन हो रहा है y के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो ये समझे। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटर कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन है, कॉनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन है, देखो इसमें x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग को सेंटर निकालना होगा तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसको हम लोग ना मान लेंगे दिस इज इक्वल टू जेड, इसको हम जेड के इक्वल मान लेते हैं जैसे। तो देखो जेड यहाँ पे एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जेड को एक पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर जेड को हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल। तो देखो अब सेंटर कॉनिक सेक्शन का सेंटर कैसे फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ कॉनिक। तो पहले मैं मेथड बताता हूँ, फिर कॉनिक सेक्शन के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट याद करवा दूंगा। बट याद करना हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो मेथड देख लो, मैं तो बोलूँगा आपको मेथड बस देखो और वो लिख लेंगे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, उसको याद करने की जरूरत है नहीं। देखिए मेथड देख लीजिए, क्या करना है, ये कॉनिक कोई भी दिया रहेगा जिसका इक्वेशन इसी फॉर्मेट में होगा, तो क्या करो उसको ना जेड के इक्वल मान लो। ठीक है, जेड के इक्वल हम लोग इसको क्या करेंगे, जेड के इक्वल लेट कर लेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये जो z है, x और y दोनों का क्या फंक्शन है, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। तो क्या करेंगे, z को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर z को एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। मीन्स z को x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अभी हम लोग देखें पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कब करना पड़ता है, जब कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल किसी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल z को डिफ्रेंशिएट करो, पार्शियल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए, कोई कांस्टेंट है तो ए को बाहर कर लो, सॉरी डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स प्लस बी बाहर हो, ये इसका डिफ्रेंशिएशन देखो b और वाई स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम किसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और y यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है y को। ठीक है, इसमें देखो 2hy बाहर आ जाएगा और डेल x अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, 2g बाहर आ जाएगा, डेल x अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। 2f और y ये तीनों कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है तो उधर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू 2ax प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 1 हो जाएगा, और ये 2hy प्लस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 2g। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में भी डिफ्रेंशिएशन वैसे ही करना है, बट साइन d के जगह पे हम लोग d के जगह पे डेल ऐसे लिखते हैं, d लिखने में ऐसे मोड़ देना है इसको। ठीक है, तो देखो इसको क्या करो आप लोग, इसको ना 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इक्वल टू 0 इक्वेट कर दो। ठीक है, इसको क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, सिमिलरली
सिमिलरली यहाँ पे ना क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, डेल z अपॉन डेल y जब निकालोगे तो इसका ये देखो जीरो हो जाएगा, a भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, उस केस में x को कांस्टेंट मानना है, ये हो जाएगा 2by 2by प्लस 2hx प्लस 2g और x, ये तीनों कांस्टेंट, यहाँ पे x कांस्टेंट है और 2fy में 2f आएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड। इसको फिर क्या करना, आप इसको क्या करना, जीरो के इक्वेट पुट कर देना, ठीक है। जीरो के इक्वेट पुट कर देंगे, दो इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 2ax 2gy 2g, 2ax 2hy 2g इक्वल टू 0 और 2by प्लस 2hx प्लस 2f इक्वल टू 0। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन आ गया, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर दो और वहाँ से अपने को क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, जैसे करना वैसे करो। ये लिखो मत, ये मैं समझाया, देखो करना क्या है आपको, ठीक है ना, लिखना कुछ नहीं है, लिखिए मत। ये क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, z का पार्ट्स कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन दिया होगा तो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो ये मिलेगा, ठीक है ना, ये लिखना है अपने को, ठीक है। डेल z अपॉन डेल x होगा, y कांस्टेंट मानेंगे तो डिफरेंशिएशन करोगे आपको ये मिलेगा, ठीक है। सिंपल जैसे डिफरेंशिएशन करो तो वैसे ही करना है। यहाँ पे b भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, यहाँ 2hy कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे 2hy आएगा, देखो 2hy आ रहा है, यहाँ पे 2g बाहर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ भी 0, तो सिर्फ 2g बचेगा। तो मीन्स हम क्या किए हैं, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किए हैं y को कांस्टेंट मान के, और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y किए हैं x को कांस्टेंट मान के। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो जो मिलेगा, जो भी डेल z बाय डेल x मिलेगा उसको 0 के इक्वल मान लो। तो क्या किया मैं, इसको लेट दिस इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ जाएगा तो ax प्लस 2h प्लस g इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके RHS में भेज देंगे, 0/2 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे किए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आपको मिल जाएगा। फिर क्या करना, नाउ सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइंड x और y। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करो और x और y फाइंड आउट हो जाएगा। दोनों x y मेरी लीनियर इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जैसे भी सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको x और y आ जाएगा। तो देखो इस पर मैं एक क्वेश्चन पहले करता हूँ, फिर यहाँ पे x y जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या वो देख लेंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं आपको ना, पहले x और y की वैल्यू इनको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा वो लिख के बता देता हूँ। उसको याद कर पाओगे तो कर लो, नहीं तो ज़रूरत नहीं, ये मेथड ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए। देखिए जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H स्क्वायर, और y की वैल्यू आ जाएगी GH माइनस AF अपॉन AB माइनस H स्क्वायर, ठीक है। x और y का वैल्यू आ जाएगा। देखो दोनों में क्या है, AB माइनस H स्क्वायर दोनों के डिनोमिनेटर में है, ठीक है। और देखो ये याद रह पाए तो करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं इसको याद करने का, मेथड समझ में आ गया। कॉनिक सेक्शन का अगर सेंटर निकालना होगा तो एक बार आप उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे उस समय y को कांस्टेंट मानेंगे, और एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो, और जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे उस समय x को कांस्टेंट मानेंगे। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। उससे आपको दो लीनियर इक्वेशन मिलेगा x y में, दोनों को आप सॉल्व कर दो, x और y की जो भी वैल्यू आएगी डेट इज सेंटर ऑफ कॉनिक, ओके, डेट विल बी सेंटर ऑफ कॉनिक होगा, ठीक है। इसको लिख लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लो। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड सेंटर ऑफ द कॉनिक। ये कॉनिक है, इसका सेंटर निकालना। अब ये कोई भी कॉनिक हो सकता है, या तो पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, ठीक है। सर्कल तो नहीं होगा, 14 और 11 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट अलग अलग है, और x इंटू वाई का टर्म भी है, यहाँ पे सर्कल तो हो ही नहीं सकता। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब वो तो चेक करके देख सकते हैं कौन सा कॉनिक है, कौन सा कॉनिक है, ये तो अपने को पूछ नहीं रहा है यहाँ पे पूछ रहा है सेंटर ऑफ द कॉनिक पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करो, आप इस इक्वेशन को ना
जो भी इक्वेशन दिया हुआ है इसको z के इक्वल मान लो, ठीक है। तो z इक्वल टू मान लो 14x² माइनस 4xy प्लस 11y² माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71, ठीक है। क्या करना है अपने को, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, ओके, y को कांस्टेंट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 28x, y कांस्टेंट है तो 4y मिलेगा, यहाँ से सिर्फ 4y बचेगा, और ये तो 0 हो जाएगा, 11 भी कांस्टेंट और y² भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ पे आ जाएगा 44 और 0। फिर क्या करना है, ये जो भी मिलेगा इसको अपन लेट कर लो, x ये जो भी इक्वेशन मिलेगा इसको 0 के इक्वल लेट कर लो, ठीक है। 0 के इक्वल लेट कर लिए, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 7x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली आप डेल z बाय डेल y निकालिए, क्या कांस्टेंट मान के, x को कांस्टेंट मान के, ठीक है। x को कांस्टेंट मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा माइनस 4x dy बाई dy तो 1 हो जाएगा, डेल y बाई डेल y 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22y, ये 0 हो जाएगा, 44 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, तो 44 इंटू एक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ये यहाँ से मिलेगा माइनस 58, ठीक है। इसको 0 के इक्वल मान लो तो मेरे को मिलेगा, लेट कर लो 0 के इक्वल, तो मिलेगा अपने को माइनस 4x प्लस 22y माइनस 58 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 11y माइनस 29 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दीजिए, वहाँ से क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड एंड गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। जो भी x और y का वैल्यू होगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ द कॉनिक होगा, ठीक है। कर लो, इसको लिख लो, ठीक है। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर दो। मैं इतना उम्मीद तो करता हूं कि आपको ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा। x इसको सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू वहां से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो सो सेंटर ऑफ कॉनिक इज 2,3 निकल गया, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट सीखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉनिक सेक्शन, ठीक है। लिख लीजिए। देखिए, कोई भी कुछ मैं जैसे पढ़ाता हूँ और फिर उस जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ उस पर तो मैं क्वेश्चन 110% करवाऊँगा, उस पर 100% मैं सवाल करवाऊँगा। तो आप किसी कंसेप्ट को पढ़ो और जब मैं सवाल करवा रहा हूँ तो आप ना वीडियो को रोक के ना, पॉज करके वीडियो को आप खुद से उस सवाल को ट्राई किया करो। फिर अगर नहीं होता है तो फिर आगे वीडियो देखो और उसका सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। पहले तुम लोग खुद से ट्राई किया करो, ओके। नाउ वी विल स्टडी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉनिक, ओके, ठीक है। देखिए, तो देखो, सम टर्म्स रिलेटेड टू कॉनिक, कॉनिक से रिलेटेड कुछ टर्म्स है। क्या क्या है, एक्सिस, वर्टेक्स, कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट, लैटिस रेक्टम, टेंजेंट एट वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस तो पता है हम लोगों को, समझना क्या है, 1 to 7 ये क्या क्या है इसके बारे में समझना है। तो मैं इन टर्म्स को समझाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर कॉनिक का हेल्प लूँगा, या तो पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला, किसी एक पर्टिकुलर कॉनिक का हेल्प लेके समझाऊंगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पैराबोला से समझा रहा हूँ, ये सब इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जब एक्सिस की बात होगी तो एक्सिस ऑफ कॉनिक क्या होता है, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ कॉनिक, कॉनिक सेक्शन का, किसी भी कॉनिक सेक्शन का कि एक्सिस से का मतलब क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, कॉनिक सेक्शन में क्या होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है, जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होता है, और एक पॉइंट फोकस होता है जो कोई फिक्स्ड पॉइंट होता है। इसी फिक्स्ड पॉइंट से किसी मूविंग पॉइंट का क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, और इस स्ट्रेट लाइन, इस फिक्स स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं। और PS अपॉन PM अगर कांस्टेंट होता था, जो इसेंट्रिसिटी होता है,
अगर ये पी कहीं भी मूव करे, ये रेशियो हमेशा सेम आए, कांस्टेंट हो, या तो 1 से बड़ा या 1 से छोटा या 1 हो, तो वो कॉनिक सेक्शन होता है। तो अब हमारा टर्म है एक्सिस क्या होता है। तो देखो फोकस रहेगा, एक ऐसा लाइन जो फोकस से होके पास करे, ठीक है। अब देखिए फोकस से तो बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से तो बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं, बट उस बहुत सारे लाइन में से एक ऐसा लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये फोकस है, ये देखो डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री एंगल बनाए, तो इस लाइन को बोलेंगे एक्सिस ऑफ दैट कॉनिक, एक्सिस ऑफ दैट कॉनिक। जैसे मान लो मैं पैराबोला यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए, मान लो ये पैराबोला है, ठीक है। तो ये अब क्या है, फोकस है, तो ये पैराबोला हो गया, ये फोकस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो फोकस से जाने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो वो एक्सिस होगा। तो यहाँ पे क्या, ये किसका एक्सिस होगा, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। अगर मैं एलिप्स ले लूँ तो फोकस से गुजरने वाला लाइन डायरेक्ट्रिक्स पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एलिप्स का एक्सिस हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा अभी आप लोगों को, ये जितने भी टॉप टर्म्स हैं ये पैराबोला से समझा दूंगा, ठीक है। वैलिड जो भी समझेंगे हम लोग पैराबोला के लिए, वही कंसेप्ट एलिप्स में भी अप्लाई होगा और वही कंसेप्ट हाइपरबोला में भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सिस ऑफ, अभी लिखेंगे कुछ नहीं, अभी बस समझ लेंगे, उसके बाद डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा, आप लोग लिख लेना। एक्सिस क्या होता है किसी भी कॉनिक का, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। एक्सिस क्या होता है, फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। दूसरा वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किनका किनका, एक्सिस ऑफ पैराबोला, सॉरी एक्सिस ऑफ कॉनिक, पैराबोला क्यों बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है, एलिप्स और हाइपरबोला भी हो सकता है, तो ऐसे बोलो एक्सिस ऑफ कॉनिक और उस पर्टिकुलर कॉनिक का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स कहलाता है। अगर मैं पैराबोला यूज करूं तो पैराबोला और एक्सिस ऑफ कॉनिक के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहीं पे एलिप्स यूज करूं, एलिप्स टर्म यूज करूं, तो एलिप्स और ये एलिप्स हो गया, ये अपना क्या हो गया, एक्सिस ऑफ एलिप्स हो गया, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। तो वर्टेक्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड दैट कॉनिक, ठीक है ना। अगर मैं पैराबोला यूज करूं, ये फोकस हो गया, अगर मैं पैराबोला यूज करूं तो पैराबोला और इस एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही है वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड द कॉनिक इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, या कॉनिक बोल सकते हो। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉनिक क्या होता है, कॉर्ड सर्कल से हम जानते हैं कि सर्कल का कॉर्ड क्या होता है, जिस ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट या कोई भी पॉइंट बोल दो, दोनों पॉइंट कहाँ पे लाई करे, सर्कल के एंड, सर्कल पे लाई करे। तो वही यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉनिक क्या कहलाएगा कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिनका एंड पॉइंट्स किस पे लाई करे, उस कॉनिक पे ही लाई करे। अगर पैराबोला में बना रहा हूँ तो पैराबोला पे ही लाई करे, एलिप्स के लिए एलिप्स पे ही लाई करे, हाइपरबोला के लिए हाइपरबोला पे ही लाई करे, वो कहलाता है कॉर्ड ऑफ कॉनिक, ठीक है। तो क्या क्या सीखे, एक्सिस सीखे, वर्टेक्स सीखे और कॉर्ड सीखे। एक्सिस क्या होता है, फोकस से जाने वाला लाइन डायरेक्ट्रिक्स पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। वर्टेक्स क्या होता है, एक्सिस और उस कॉनिक का, जो भी कॉनिक बनाएंगे उस कॉनिक के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिनका एंड पॉइंट उस पर्टिकुलर कॉनिक पे लाई करे। अब देखो फोकल कॉर्ड क्या, तो नाम से क्लियर है, कॉर्ड के सामने फोकल लगा हुआ है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फोकस से जाने वाला कॉर्ड, एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे उसे कहते हैं हम लोग फोकल कॉर्ड, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट, देखिए डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, ये भी एक कॉर्ड ही होता है बट एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉनिक जो एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। कहीं से भी देखो ये कॉर्ड है, दोनों एंड पॉइंट देखिए इसका उस कॉनिक पे ही लाई कर रहा है। अगर यहाँ मैं पैराबोला के हेल्प से समझा रहा हूँ तो ये दोनों एंड पॉइंट देखो पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो कॉर्ड है, और एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, डबल ऑर्डिनेट हो गया। लेटस रेक्टम क्या होता है, तो देखो लेटस रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट और फोकल कॉर्ड को जोड़ दो, दोनों एक साथ, एक ऐसा कॉर्ड जो फोकल कॉर्ड का भी काम करे और डबल ऑर्डिनेट का भी काम करे, उसे कहते हैं लेटस रेक्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है लेटस रेक्टम, ध्यान रखना। तो मतलब सबसे पहले तो क्या होगा, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का मतलब फोकस से जाने वाला कॉर्ड और वो डबल ऑर्डिनेट भी हो, मतलब फोकस से जाने वाला कॉर्ड। और तो लेटस रेक्टम क्या होता है,
फोकल कॉर्ड भी हो और डबल ऑर्डिनेट भी हो। मीन्स एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे और एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, उसको कहते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है। और टेंजेंट एट वर्टेक्स से क्या मतलब है? वर्टेक्स पे टेंजेंट। देखो ये अगर पैराबोला है तो इसका वर्टेक्स ये है, तो वर्टेक्स पे मैं क्या क्या टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया। और टेंजेंट लाइन आपको तो पता है, एक ऐसा लाइन जो उस पर्टिकुलर कॉनिक को या कर्व को छूते हुए निकल जाए। ठीक है, टच करते हुए निकले। जैसे ये सर्कल है, टेंजेंट ये हो गया सर्कल का। ठीक है, तो वर्टेक्स पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसको कहते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या है। पहला एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? फोकस से पास करने वाला, देखो इसको मिटाता हूँ पूरा। क्या होता है? फोकस से पास करने वाला लाइन और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, उसको एक्सिस बोलेंगे। वर्टेक्स क्या होता है? कोई पर्टिकुलर कॉनिक, उस कॉनिक और एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं यहाँ पे पैराबोला लेके समझा दिया आपको। कॉर्ड क्या होता है? नाम से कॉर्ड तो पता ही है क्या होता है, कहाँ पे हो, जिनका एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिनका एंड पॉइंट किस पे हो, उस कॉनिक पे हो, वो कॉर्ड ऑफ दैट कॉनिक कहलाएगा। अगला है फोकल कॉर्ड। फोकस से गुजरने वाला कॉर्ड को फोकल कॉर्ड कहते हैं। ये जितने भी लाइन है, अगर ये फोकस है तो ये सब फोकल कॉर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट होता है कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये कहलाएगा डबल ऑर्डिनेट। ठीक है। अब अगर यही डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास करे, अगर ये डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास करे तो वो फोकल कॉर्ड भी होगा और डबल ऑर्डिनेट भी हो तो है ही, डबल ऑर्डिनेट तो है ही और फोकस से पास कर रहा है, तो फोकल और डबल ऑर्डिनेट दोनों मिलकर क्या क्रिएट करता है? लेटस रेक्टम क्रिएट करता है। लेटस रेक्टम उसको कहते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। वर्टेक्स पे डाला हुआ टेंजेंट को टेंजेंट एट वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है जानते हैं पहले से, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। फोकस क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ठीक है, समझ लिए। अब सबका डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हमारा स्टार्ट होगा पैराबोला। ठीक है, पैराबोला में भी ये सब टर्म होगा, एलिप्स में भी होगा और हाइपरबोला में भी होगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इनका डेफिनेशन लिखते हैं। इनका डेफिनेशन लिख लेंगे, आप लोग समझ गए हैं, बस आपको लिखना है डेफिनेशन। ठीक है, तो अब वन बाय वन जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्म्स रिलेटेड टू कॉनिक के, सबका डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कॉनिक सेक्शन। दूसरा वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है कॉनिक सेक्शन का और एक्सिस का, वही लिखा हुआ है। द पॉइंट या पॉइंट्स प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैराबोला के केस में एक वर्टेक्स हो गया देखो, और एलिप्स के केस में क्या होता है? ये एक्सिस होता है तो दो वर्टेक्स होता है, तो वर्टाइसिस भी हो सकते हैं, वर्टेक्स भी हो सकते हैं। तो एक कॉनिक, किसी भी कॉनिक सेक्शन में एक वर्टेक्स भी हो सकता है या मोर देन वन वर्टेक्स भी हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे एस ब्रैकेट में लगा दिया। पॉइंट्स भी हो सकता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉनिक सेक्शन एंड द एक्सिस इज और आर, अगर एक होगा तो इज, पॉइंट्स होंगे तो आर, कॉल वर्टेक्स। अगर एक वर्टेक्स होगा तो वर्टेक्स टर्म यूज होगा और मोर देन वन वर्टेक्स होगा तो वर्टाइसिस यूज होगा। वर्टाइसिस ऑफ द कॉनिक सेक्शन मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉनिक सेक्शन एंड एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द कॉनिक सेक्शन। जैसे पैराबोला ये है और ये एक्सिस है तो ये वर्टेक्स हो गया। ये एलिप्स है, एलिप्स का ये एक्सिस है अगर, तो ये वर्टेक्स हो गया। ये हाइपरबोला है, ये वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो एक्सिस देख लिए, वर्टेक्स देख लिए। ओके, अब अगला टर्म देखते हैं। कॉर्ड क्या होता है, फोकल कॉर्ड क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है और टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है। तो इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको पहले लिख लीजिए फास्ट। अगला पॉइंट क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉनिक। कॉर्ड ऑफ कॉनिक क्या होता है? द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर लाई ऑन द कॉनिक इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉनिक। तो कॉर्ड ऑफ कॉनिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये एक पैराबोला है, किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर एंड पॉइंट पैराबोला पे ही लाई करे तो वो कॉर्ड ऑफ पैराबोला कहलाएगा। अगर मैं एलिप्स ले लूँ और अगर कोई भी कॉर्ड, अगर एलिप्स किसी भी कॉर्ड का अगर एंड पॉइंट, किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर एंड पॉइंट उस एलिप्स पे लाई करेगा तो ये क्या कहलाएगा? कॉर्ड ऑफ एलिप्स कहलाएगा। अगर हाइपरबोला ले लेते हैं तो अगर एंड पॉइंट्स अगर हाइपरबोला
पे लाई करेगा इस लाइन सेगमेंट का, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला बोलेंगे। ठीक है, तो एलिप्स भी हो गया, पैराबोला भी हो गया, हाइपरबोला भी हो गया। तो तीनों के लिए ही डेफिनेशन होगा, कॉर्ड ऑफ कॉनिक द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर लाई ऑन द कॉनिक इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉनिक। नेक्स्ट है फोकल कॉर्ड। जो कॉर्ड, एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से होके पास करे उसको फोकल कॉर्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर पैराबोला है, पैराबोला का कॉर्ड फोकस अगर ये मान लो एस फोकस है, ये एक्सिस है, तो कोई भी लाइन सेगमेंट मीन्स कॉर्ड अगर फोकस से पास करे तो उसको क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड बोलेंगे। वही ये लिखा हुआ है डेफिनेशन। ठीक है, और अगर कॉर्ड फोकस से पास नहीं करेगा तो उसको सिर्फ कॉर्ड बोलेंगे, और वही कॉर्ड अगर फोकस से पास करेगा तो उसको फोकल कॉर्ड नाम दे दिया गया है। ठीक है, फोकल कॉर्ड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फोकल कॉर्ड से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जेईई में। हम लोग फोकल कॉर्ड के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जब पैराबोला पढ़ेंगे, एलिप्स में भी देखेंगे, हाइपरबोला में भी देखेंगे। तो फोकल कॉर्ड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टर्म है रिलेटेड टू कॉनिक। नेक्स्ट है डबल ऑर्डिनेट। देखो फोकल कॉर्ड समझ गए, जो कॉर्ड फोकस से पास करे। डबल ऑर्डिनेट क्या है, डबल ऑर्डिनेट भी कॉर्ड ही होता है, बट ये फोकस से पास नहीं करता है। डबल ऑर्डिनेट एक ऐसा कॉर्ड होता है जो एक्सिस ऑफ कॉनिक पे परपेंडिकुलर होता है। जैसे देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ पैराबोला का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ अभी, तो ये एलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी वैलिड है सेम डेफिनेशन। तो अगर ये पैराबोला है, ये फोकस है, ये इसका एक्सिस है, इधर पीछे कहीं डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो ऐसा कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, देखो ये फोकस से पास नहीं करे, एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर हो तो उसको क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। ओके, वही है, ये डबल ऑर्डिनेट का डेफिनेशन वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है लेटस रेक्टम। अगर डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास करने लगे तो उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। टेंजेंट एट वर्टेक्स, कॉनिक पे बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, लेकिन अगर वही टेंजेंट वर्टेक्स पे बना दे तो उसको बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। पहला लिखा हुआ है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर लाई ऑन द कॉनिक इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉनिक। नेक्स्ट लिखा हुआ है फोकल कॉर्ड, एनी कॉर्ड ऑफ कॉनिक, कोई भी कॉर्ड कॉनिक का विच पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉनिक, मेन है फोकस ऑफ कॉनिक से क्या करे, पास करे, उसको कहते हैं हम लोग फोकल कॉर्ड। कॉर्ड जब फोकस से पास करेगा तो फोकल कॉर्ड। ठीक है, और अगर वही फोकल कॉर्ड फोकस से पास करे और एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो तो लेटस रेक्टम देखो बन जाता है। ठीक है, फोकल कॉर्ड अगर एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो तो लेटस रेक्टम बन जाता है, और अगर कोई भी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो बट फोकस से पास नहीं करे तो वो डबल ऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, तो हो गया। और नेक्स्ट है टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो द टेंजेंट लाइन एट द वर्टेक्स ऑफ कॉनिक इज कॉल्ड टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, तो इसको क्या करिए, लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके यही समझे। तो हम लोग क्या अभी तक, अच्छा इसके बाद दो और पॉइंट है। फोकस, फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलते हैं, जिस फिक्स्ड पॉइंट से हम डिस्टेंस लेते हैं मूविंग पॉइंट का, और डायरेक्ट्रिक्स, उस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो 8th और 9th का डेफिनेशन लिखना नहीं है, हम लोग पहले लिख चुके हैं पहले लेक्चर में। तो ये वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैराबोला स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसको लिख लीजिए, मैं पैराबोला का भी डायग्राम बना के समझा दूंगा। ये जो भी पॉइंट लिखे हैं उसका मैं डायग्राम बना के दिखा दूंगा कैसा दिखता है, वो पैराबोला को लेके मैं समझाऊंगा। सिमिलरली एलिप्स में भी होगा और हाइपरबोला में भी हो सकता है, होगा ये पॉइंट्स, उनके लिए अलग डायग्राम बनेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पैराबोला का डायग्राम बना के समझ लेंगे। एलिप्स और हाइपरबोला जब पढ़ेंगे तो उसमें भी बना के उस समय देख लेंगे। ठीक है, तो अभी ये देख लीजिए, जल्दी से लिखिए वीडियो को पॉज करके। ओके, फास्ट। तो देखो, मैं तुम लोग को दिखाते हुए बनाऊंगा यहाँ पे कैसे पैराबोला बनेगा। एक कॉनिक बनाऊंगा, उस कॉनिक में मैं पैराबोला का यूज़ करूंगा और इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे बनते हैं। देखिए, सबसे पहले एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जो फोकस होता है, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होता है, एक मूविंग पॉइंट होता है। ठीक है, PXY मूविंग पॉइंट मान लो। ये मूविंग पॉइंट अगर पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये फिक्स्ड पॉइंट है।
पी एस इक्वल टू पी एम, ये रेशियो क्या होता है 1 होता है, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। इसेंट्रिसिटी का पैराबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होता है 1 होता है। देखिए हम लोग, तो देखिए ये क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला कहलाएगा। अगर मैं कॉनिक, ये कौन सा कॉनिक है, पैराबोला है, तो इसमें क्या होगा, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला कहलाएगा। देखो ये परपेंडिकुलर होगा डायरेक्ट्रिक्स पे, ये वर्टिकल लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है, फोकस है। ये तो मूविंग पॉइंट है। ये कौन सा अच्छा, एक ये ले लो, ये देखो एक कॉर्ड है, ये मान लो ए बी मान लो, तो ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉनिक, कॉर्ड ऑफ पैराबोला कहलाएगा। ठीक है, ये कॉर्ड ऑफ पैराबोला हो गया। ओके, फोकस हो गया। ओके, कॉर्ड ऑफ पैराबोला हो गया। और एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूँ मैं, एक ऐसा कॉर्ड ड्रॉ करूँ जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो बट फोकस से नहीं पास करे। ये मान लो सी डी है, तो ये सी डी क्या होगा, ये अपना ये क्या होगा, सी डी इज़ वॉट, सी डी इज़ डबल ऑर्डिनेट। देखो ये परपेंडिकुलर है एक्सिस पे और एंड पॉइंट लाई कर रहा है कॉनिक पे ही, इस पैराबोलिक कॉनिक पे, तो ये हो गया डबल ऑर्डिनेट। ये डबल ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट होगा। और मान लो कोई भी एक लाइन है जो फोकस से पास कर रहा है, लाइन नहीं बोलो, लाइन सेगमेंट बोलो, मतलब कॉर्ड होगा। ये मान लो ए बी सी डी, ई एफ ले लीजिए इसको, ई एफ इज़ वॉट, दिस इज़ फोकल कॉर्ड। ये क्या हो जाएगा, फोकल कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, और एक लाइन बना लो आप लेटस रेक्टम का, ये कॉर्ड ऑफ पैराबोला हो गया। ये डबल ऑर्डिनेट हो गया। ये वाला लाइन देखिए, ई एफ लाइन क्या हो गया, फोकल कॉर्ड हो गया। और ये जी से लेकर, देखो जी जो है फोकल, जी एच फोकस से पास कर रहा है और जी एच परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस है, मीन्स डबल ऑर्डिनेट भी है और फोकल कॉर्ड भी है। जी एच, ये जो देखो मोटा वाला लाइन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेटस रेक्टम ऊपर तो लिख ही दिया हूँ। ठीक है, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला हो गया। तो ये डायग्राम बना लो, बस समझाने के लिए बताया था। अच्छा, ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। ठीक है, डायग्राम से क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सिस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, फोकल कॉर्ड क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, वर्टेक्स क्या हो, ये वर्टेक्स हो गया। ये क्या हो गया, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कॉनिक है और ये एक्सिस है, तो ये क्या बनेगा, ये वर्टेक्स बन गया। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वर्टेक्स। अब इस पर अगर मैं टेंजेंट बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, टी वी, टी डॉट वी की मीन्स का मतलब होगा टेंजेंट एट वर्टेक्स। मैं कहीं भी अब क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं टेंजेंट एट वर्टेक्स को टी डॉट वी से ही डिनोट किया करूंगा, आप लोग समझ जाना उसको। ठीक है, तो ये डायग्राम आराम से बैठ के बना लो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराबोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।